गुड मॉर्निंग। देखिए हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। इस चैप्टर में हम जल अवशोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम रसारोहण के बारे में पढ़ेंगे। रसारोहण, देखिए रसारोहण कहते किसे हैं? इसको अंग्रेजी में एसेंट ऑफ सेप कहा जाता है। एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण। देखिए यहां रस शब्द का अर्थ करें, रस प्लस आरोहण, आरोहण। रस का मतलब होता है पादपों के अंदर जल एवं जल में घुले खनिज लवण। और आरोहण का मतलब होता है नीचे से ऊपर चढ़ना। तो यहां रसारोहण का मतलब है, अर्थ क्या निकल के आएगा? रसारोहण, जल एवं इसमें घुले हुए लवणों का, जल एवं इसमें घुले हुए लवणों का पौधे के सभी वायवीय भागों तक पहुंचना, ये इसका अर्थ है रसारोहण। इसे हम अगर परिभाषित करें तो इसे कह सकते हैं कि जल का, जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का पादप के सभी वायवीय भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। यानी रसारोहण एक प्रकार से आरोहण की क्रिया, और ये क्रिया पादपों में एक भाग से दूसरे भाग तक जल को पहुंचाने का कार्य करती है। तो रसारोहण क्या है? एक प्रकार से इसे परिभाषित करें कि जड़ों के द्वारा अवशोषित, देखिए इससे पहले वाला टॉपिक था जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का पादप के सभी वायवीय भागों, सभी वायवीय भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। अब इसमें पादप के सभी भाग का मतलब होता है जिसमें तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, यानी पौधे के सभी भाग, शीर्ष भाग तक भी जल का पहुंचना रसारोहण कहलाता है। ठीक है। अब ये रसारोहण पादप के किस भाग या किस ऊतक के द्वारा होता है? तो अब हम बात करेंगे रसारोहण का मार्ग। इसका मार्ग कौन सा है, यानी पादप के किस हिस्से में से होकर के ये रसारोहण होता है? रसारोहण का, रसारोहण
रसारोहण का मार्ग। देखिए, रसारोहण का मार्ग जानने के लिए, क्योंकि रसारोहण का मार्ग जो है ये पादप के अंदर जाइलम ऊतक की जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं उनके द्वारा रसारोहण होता है, यानी उनके माध्यम से जल पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है। ठीक है, अब इस रसारोहण के मार्ग को जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग में क्या करते हैं, एक पादप लेते हैं बालसम, बालसम एज ए गुल मेहंदी का पादप भी ले सकते हैं, बालसम। ये जो बालसम का पादप है ये इस तरह का पादप है, यानी इसका ऐसा भाग जिसमें जड़ भी उपस्थित हो, और ये हमने पादप ले लिया। ठीक है, ये पादप और ये इसकी जड़ है, और इस पादप को यहां पर इस तरह से एक स्टैंड की सहायता से लगा दिया और इसमें यहां जल भर दिया, जल, और ये पादप। इस जल में सेफ्रिनिन डाल देते हैं, सेफ्रिनिन। अब देखिए, सेफ्रिनिन जो होती है एक लाल रंग का रंजक होता है। अब इस पानी में लाल रंग हो गया। अब ये पानी जब नीचे से ऊपर चढ़ता है तो इस पादप के पत्तियों में लाल लाल धारियां दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जिस भाग तक ये जल पहुंचता है वहां पर लाल रंग की धारियां बन जाती हैं। अब जब इसके इन भागों को काट करके देखते हैं, यानी तने को देखते हैं, तो उसमें इनका ये जो जाइलम ऊतक वाला भाग है ये लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पादपों में रसारोहण का जो मार्ग है वो जाइलम ऊतक होता है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए कि एक बालसम का पादप है और उस पादप को लेकर के उसकी जड़ों सहित उसको एक बीकर में लगा देते हैं। इसके लिए स्टैंड ले लेते हैं और इसमें पानी से भरे हुए बीकर में इसको रख देते हैं। बीकर में सेफ्रिनिन डाल देते हैं जो कि एक लाल रंग का रंजक होता है। ये जल नीचे से ऊपर चढ़ता जाता है। कुछ समय के बाद जब देखते हैं तो इसकी पत्तियों में लाल लाल धारियां दिखाई देने लगती हैं, तने में भी लाल लाल धारियां दिखाई देती हैं, और फिर उसके बाद हम इसके तना वाले भाग, पत्तियों की सिराओं, इनको अगर देखते हैं तो उसमें केवल लाल रंग का जो भाग दिखाई देता है वह जाइलम ऊतक ही होता है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रसारोहण का जो मार्ग है ये जाइलम ऊतक होता है। ठीक है, तो हमें रसारोहण क्या है, दूसरी बात रसारोहण का मार्ग क्या होता है, ये दोनों बातें पता चल गई। रसारोहण का अर्थ क्या है, बताइए क्या अर्थ है? तो अर्थ है जल जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उस जल को पादप के सभी वायवीय भागों, यानी पत्तियां हैं, तना है, पुष्प है, वहां तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। और ये जो कार्य है ये जाइलम ऊतक की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, जिसे हम प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं। अब बात आती है कि ये जो रसारोहण है, इस रसारोहण की क्रिया विधि कैसी होती है, यानी किस तरह से ये रसारोहण होता है। ठीक है, तो अब रसारोहण की क्रिया विधि, रसारोहण किस प्रकार से होता है, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण की क्रिया विधि, रसारोहण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म, ये क्रिया होती कैसे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात रसारोहण की क्रिया विधि के बारे में पूछा जाता है। अब ये रसारोहण की जो क्रिया विधि है इसके संबंध में
विभिन्न प्रकार के मत और सिद्धांत दिए गए हैं। उन मतों और सिद्धांतों को यहां हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक तो होता है जैविक मत। जैविक मत यानी जैव शक्ति सिद्धांत। जैविक मत, जैव शक्ति सिद्धांत। दूसरा है मूल दाब सिद्धांत। और तीसरा है भौतिकवाद या भौतिक सिद्धांत। ठीक है, 3 प्रकार के सिद्धांत क्रिया विधि को समझाने के लिए दिए गए हैं। एक तो है जैविक मत, जैव शक्ति सिद्धांत, दूसरा है मूल दाब सिद्धांत और तीसरा है भौतिक दाब या भौतिकवाद सिद्धांत। देखिए यहां सबसे पहले हम जैविकवाद की बात करें। ये जैविकवाद क्या है? जैविकवाद का मतलब है कि ये जो रसारोहण की क्रिया है, इस क्रिया में जीवित कोशिकाओं का विशेष योगदान होता है, यानी जीवित कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न दाबों से ये क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए जैविकवाद से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें पहली बात तो जैविक मत या जैविक शक्ति सिद्धांत का मतलब क्या है कि इस क्रिया में जैविक बलों का उपयोग होता है, यानी जीवित कोशिकाओं का विशेष योगदान होता है। अब देखिए गॉड लेवेस्की का सिद्धांत, ये समय के साथ साथ ये सिद्धांत अर्थहीन हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके नाम किताब में दिए जाते हैं, तो इसलिए हमें पढ़ना होता है, जबकि ये सिद्धांत गलत साबित हो चुके हैं, यानी इनकी प्रामाणिकता समाप्त हो चुकी है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जैसे ये जाइलम की कोशिका है, ये जाइलम में वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं और इनके बीच में जाइलम मृदुतक होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ये तो है गुहा, इसमें जल आ जाता है और धीरे धीरे रिस करके ये जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं उनमें आ जाता है और इनके द्वारा इस जल को अगली कोशिका को भेज दिया जाता है, यानी दाब उसे पहुंचा दिया जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिया जो है चलती रहती है। दूसरा सिद्धांत देखिए एक जेसी बॉस, ये सिद्धांत समय के साथ गलत साबित हो गया है। दूसरा है जेसी बॉस का सिद्धांत, जेसी बॉस का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत इस बात को कहता है कि जो जड़ों की बलकुट कोशिकाओं का जो स्तर होता है, जो एंडोडर्मिस के पास में स्थित होता है, ये कोशिकाएं स्पंदन करती रहती हैं, लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इन कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने के दौरान एक दाब पैदा होता है, स्पंदन दाब, और उस स्पंदन दाब के कारण जल नीचे से ऊपर चढ़ता चला जाता है। परंतु ये जो दाब है, ये दाब 2 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कौन सा दाब? स्पंदन दाब। अब स्पंदन दाब 2 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, तो ये दाब केवल शाकीय पौधे जो छोटे होते हैं, कम ऊंचाई के पौधे होते हैं, उनमें तो रसारोहण को करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई के पादपों में इस दाब के द्वारा रसारोहण होना संभव नहीं है। ठीक है, एक
तो एक स्ट्रॉसबर्गर थी, स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जीवित कोशिकाओं को नष्ट करके देखा। ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं, इनको नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद रसारोहण की क्रिया होती है या नहीं होती है, इस बात का अध्ययन किया तो पाया कि पादपों में रसारोहण की क्रिया होती रहती है। इसका मतलब इन कोशिकाओं का, अगर देखिए ये रसारोहण की क्रिया अगर जीवित कोशिकाओं के नष्ट होने जाने से अगर रुक जाती तो इसका मतलब तो ये कि ये क्रिया इन्हीं की भूमिका के द्वारा होती है, लेकिन हकीकत ये कि ये क्रिया रुकी नहीं है। इसका मतलब इस रसारोहण क्रिया में जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान नहीं है, अर्थात इसका कोई संबंध नहीं। एक बात फिर सुनिए, देखिए रसारोहण की क्रिया विधि में हमने 3 प्रकार के मत बताए थे, जैविक मत, भौतिक मूलदाब सिद्धांत और भौतिकवाद। यहां जैविकवाद का मतलब है जीवित कोशिकाओं का इस क्रिया में योगदान होता है। सबसे पहले गॉर्डलेवस्की का सिद्धांत दिया गया है। इसमें कहा गया कि कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है और जो मज्जाकुहिका होती है उनके द्वारा जल अवशोषित होता जाता है और अगली कोशिकाओं को भेजा जाता है, जो कि गलत है। जेसी बॉस ने कहा पादपों के अंदर जब जल का अवशोषण होता रहता है तो उसके कारण उनके अंदर स्पंदन क्रिया होती है, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है और विशेषकर बलकुट कोशिकाओं में होती है। तो परंतु जिससे एक दाब पैदा होता है जिसका नाम है स्पंदन दाब। ये 2 एटमॉस्फेयर के करीब होता है और ये दाब जल के रसारोहण के लिए पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि रसारोहण के लिए तो 12 एटमॉस्फेयर दाब चाहिए जो कि पादप को नीचे से ऊपर चढ़ा सकता है, जबकि ऐसा होता है। स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों सिद्धांतों का खंडन किया कि इस तरह से रसारोहण संभव नहीं। अब आता है मूल दाब का सिद्धांत। मूल दाब का सिद्धांत, ये सिद्धांत प्रेस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में जड़ों के अंदर जब जल का अवशोषण होता है तो जड़ों की जाइलम में जल की अधिकता हो जाती है और उस अधिकता के कारण एक दाब पैदा हो जाता है और ये भी नीचे से ऊपर की तरफ दाब पैदा हो जाता है। क्योंकि ये जड़ के अंदर पैदा होता है तो इस दाब को मूल दाब कहते हैं और ये जो मूल दाब है, इस दाब के कारण जल नीचे से ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी पादप को अगर हम बीच में से काट दें तो कुछ समय तक जल नीचे से ऊपर की तरफ निकलता रहता है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसे मूल दाब सिद्धांत कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत को एक प्रयोग के द्वारा भी समझा जा सकता है कि जैसे ये एक गमला है, इस गमले में एक पेड़ लगा हुआ है। अब इस गमले के ऊपर पेड़ को काट देते हैं, यहां एक रबड़ की नली लगा देते हैं और इस रबड़ की नली को लगा करके यहां इसमें पारा भर देते हैं और एक नली लगा। ये तो है पादप का तना, ठीक है। पादप का तना यानी जहां हमने पादप को काटा है और ये इसमें जल भरा हुआ है। जल, ऐसी स्थिति में ये एक प्रकार से यहां हमने इसको जल के स्थान पर यहां ये रबड़ की नली है, रबड़ की नली।
और ये है कांच की नली। अब यहां इसमें पारा भर दिया है, पारा। अब ये यहां तक भरा हुआ था और इस उपकरण को हम इसी रूप में स्टैंड से कस के रख देते हैं। ये स्टैंड लगा दिया, ये स्टैंड है, और इसको इस तरह से रोकने के लिए लगा दिया जिससे कि ये रुक जाए। अब देखते हैं कुछ यहां ए कंडीशंस में पारा भरा हुआ था, लेकिन नीचे से जो दाब लग रहा है उस दाब के कारण ये यहां आगे की तरफ, क्योंकि यहां नीचे से दाब लग रहा है, पारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहां पर पहुंच जाता है। इसका कारण यानी नीचे से ऊपर पहुंचने का कारण क्या है? मूल दाब का लगना, अर्थात पादप के निचले हिस्से से जल ऊपर की ओर जा रहा है, तो यह कहलाएगा मूल दाब। अर्थात एक बार फिर सुनिए कि इस प्रयोग में हमने क्या किया है कि एक, इसको कहते हैं मैनोमीटर कह सकते हैं, एक गमला लिया, उसमें पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के शीर्ष वाले भाग को काटने के बाद उस पर रबड़ की नलिका लगा देते हैं और उसमें फिर उस कांच की नलिका लगा देते हैं और उसमें पारा भर देते हैं और स्टैंड की सहायता से उपकरण के दर्शाए अनुसार उसको सेट कर देते हैं। कुछ समय के बाद यानी कई घंटों के बाद जब देखते हैं तो इसमें पारा जो पहले जितनी स्थिति में हमने भरा हुआ था ये उससे और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है? रसारोहण हो रहा है। किसके कारण? मूल दाब के कारण। लेकिन देखिए यहां ये मूल दाब पैदा होता है, ये बात सही है, लेकिन मैंने कहा कि ये दाब जो है वो 2 वायुमंडलीय दाब के करीब ही पैदा होता है। और जो ऐसे बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई 50 मीटर तक भी होती है, तो उनमें इस दाब से जल का रसारोहित होना संभव नहीं है। तो ये रसारोहण तभी हो सकता है जब दाब का मान लगभग 12 वायुमंडलीय दाब के करीब पैदा हो, और इतना दाब अगर पैदा होता ही नहीं है, और अगर होता तो पेड़ के हाथ लगाने पर ही कंपन होने लगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हाँ ये कह सकते हैं कि छोटे पादपों में इसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। अब इसके बाद आता है तीसरा, जिसे हम कह सकते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद भौतिकवाद के जो समर्थक वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि ये जो रसारोहण की क्रिया है ये भौतिक बलों के द्वारा होती है। और इस भौतिकवाद के समर्थक जो हैं वैज्ञानिक हैं एक डिक्सन एवं जॉली। डिक्सन एवं जॉली ये बहुत फेमस है। डिक्सन और जॉली ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये प्रतिपादन किया था 1894। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है बाष्पोत्सर्जन तनाव एवं जल संजन बल का सिद्धांत। बाष्पोत्सर्जन तनाव एवं जल से संजन बल का सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था और ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा ही रसारोहण की क्रिया को समझाया जा सकता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के द्वारा रसारोहण की क्रिया कैसे होती है इस बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो तनाव बल है, बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल एवं जल संसर्जन बल के द्वारा रसारोहण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो आज हमने रसारोहण का अर्थ पढ़ा, रसारोहण क्या है,
तो पादप के अंदर जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का पौधे के वायवीय भागों तक यानी सभी भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। रसारोहण का मार्ग पड़ा, रसारोहण का मार्ग जाइलम तक होता है। इसके बाद पड़ा रसारोहण की क्रियाविधि। इसके संबंध में 3 प्रकार की मान्यता है। एक है जैव शक्ति सिद्धांत या जैविकवाद, दूसरा है मूलदाब सिद्धांत और तीसरा है भौतिकवाद। तो इसमें से हमने 2 वादों यानी सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं और एक तीसरा जो सिद्धांत है इसके बारे में हम अगले लेसन में या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना।